हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा और स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में। आज हम लोग पढ़ेंगे बीएड सेकेंड ईयर की कोर्स क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, जिसका आज हम लोग यूनिट 2 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अधिगम अक्षम बालकों की विशेषताएं। हम लोग अधिगम अक्षम बालकों की विशेषताएं की हम लोग आज संज्ञानात्मक विशेषताएं हम लोग पढ़ चुके हैं, शैक्षिक विशेषताएं हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे शारीरिक विशेषताएं और व्यवहारिक विशेषताएं। चलिए हम लोग चलते हैं शारीरिक विशेषताएं की ओर। इससे पहले का जो संज्ञानात्मक विशेषताएं और शैक्षिक विशेषताएं का टॉपिक है, ये आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा। आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बोली हूँ कि आपका बीएड का कोर्स कोई भी है वो एक सीरीज़ बाई है। अगर आप एक चीज़ से नहीं जुड़ते तो फिर बाकी में आपको प्रॉब्लम होगा। इसलिए आप एक दूसरे से ये रिलेट करता है तो सब एक दूसरे के साथ ये देखते जाइए, तब ये आपको और अच्छे से क्लियर होता जाएगा। आपको कुछ भी याद नहीं रखना पड़ेगा। आपको ये जैसे जैसे आपको समझ आता जाएगा वैसे वैसे ये पॉइंट आपको याद भी रहता जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं आज के टॉपिक की ओर, जिसका टॉपिक है हमारा शारीरिक विशेषताएं। शारीरिक विशेषताएं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है कि शिक्षक को यह ज्ञात होना चाहिए कि विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में कोई एक दूसरे से संबंध करते हुए विकास क्रियाओं को संपन्न करे। यानी मतलब हर एक तरह के टॉपिक को उठा के और टॉपिक मतलब के द्वारा एक दूसरे को संबंध करना है और उसके द्वारा जो हमारा बुद्धि का विकास है, शिक्षा का विकास है, उन क्रियाओं को संपन्न करना है। और सारे क्षेत्र को भी उठाना है। जैसे हमारा शारीरिक विकास भी होना चाहिए, बालक का मानसिक विकास भी होना चाहिए। ठीक है, जैसे शारीरिक विकास का बालक के मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। मतलब जिस तरह से शारीरिक विकास होगा वही मानसिक, अगर कोई शारीरिक रूप से किसी तरह से अगर भिन्न होता है तो उसका मानसिक विकास पर भी ये बहुत ज़्यादा असर करता है। जैसा कि हम लोग पहले जानते हैं, ये स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, या स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। ये हम लोग जो मनोवैज्ञानिकों द्वारा कहा गया है, ये इस प्रकार की मतलब जिसका शरीर स्वस्थ है, तन मन जो एकदम स्वस्थ हैं, चुस्त हैं, तो ऐसे लोगों में ही अच्छे बुद्धि, कौशल, शिक्षा का विकास होता है। इस प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक विकास एक दूसरे से संबंध होते हैं। इसलिए शिक्षक से ये अपेक्षा की जाती है, यानी कि शारीरिक और विकास और मानसिक विकास जो हैं वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इसलिए शिक्षक से ये अपेक्षा की जाती है कि वह बालकों को इस प्रकार की गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरणा प्रदान करें। मतलब उनको मोटिवेट करें कि आपको इस तरह की जो भी कार्यक्रम कराया जाए उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। मतलब कोई भी गतिविधि हो जो बालकों के विकास से रिलेटेड हो, चाहे वो उनका मानसिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, तो उनको उसके लिए मोटिवेट करना है कि और सबको उसमें शामिल भी करना है, जिससे उसका सर्वांगीण विकास संभव हो सके, जिससे उनका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांवेगिक सभी तरह की उनका विकास हो। जो हम लोग संज्ञानात्मक विकास जो पढ़ रहे हैं उनका भी विकास हो। जैसे एक शिक्षक अपने छात्रों को वॉलीबॉल खेलने के लिए प्रेरणा प्रदान करता है, वहीं दूसरा शिक्षक छात्रों को कैरम बोर्ड खेलने के लिए प्रेरणा देता है। दोनों प्रकार की क्रियाओं में विकास क्षेत्रों के समाकलन की दृष्टि से पर्याप्त अंतर है। मतलब अगर एक बच्चा है, एक जो शिक्षक है वो उसको वॉलीबॉल खेलने के लिए प्रेरित करता है, या फिर एक जो शिक्षक है वो कैरम बोर्ड खेलने के लिए प्रेरित करता है, तो दोनों प्रकार के जो क्रियाओं हैं उसमें क्या है कि दोनों में पर्याप्त अंतर है। वॉलीबॉल एकदम बिल्कुल, क्योंकि जो हमारा वॉलीबॉल हो जाएगा वो शारीरिक रिलेटेड हो जाएगा, उसमें हमारा हाथ पैर का गतिविधि होगा, हम लोग उससे मूवमेंट करेंगे। लेकिन जो हमारा कैरम बोर्ड है जो कि एक्चुअली इंडोर गेम है, जिसमें हम लोग बैठ के एक जगह पे केवल हाथ का मूवमेंट करते हैं, जिससे भी उससे कोई बहुत ज़्यादा मतलब विकास नहीं होता है, शारीरिक बिल्कुल भी विकास नहीं होता है, क्योंकि हम लोग बैठ के ये काम को करते हैं। वॉलीबॉल खेल में छात्रों में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास संभव होता है। क्यों? मानसिक तो होता ही है, माइंड आता है, उधर से आ रहा बॉल इधर डालना है, इस तरह का उन पे जो मस्तिष्क का प्रयोग है वो तो करते ही हैं। शारीरिक विकास भी होता है, क्योंकि वॉलीबॉल खेल तो हाथ पैर का खेल है, आपको ये तो पता ही है। सामाजिक विकास भी होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों के साथ खेलते हैं, वॉलीबॉल टीम के साथ खेला जाता है। और संवेगात्मक विकास भी होता है, हार जीत है, एक दूसरे के प्रति भावना है, तो आपका संवेगात्मक विकास हो ही रहा है। परंतु कैरम बोर्ड में खेल शारीरिक विकास एवं सामाजिक जनों के विकास की संभावनाएं कम होती हैं। शारीरिक विकास बताइए मैं कि पहले ये थोड़ा हाथ वाथ का थोड़ा मूवमेंट होता है, अदरवाइज इसमें कोई पैर वैर का मूवमेंट तो होता नहीं, क्योंकि ये इंडोर गेम है, हम लोग बैठ के खेलते हैं, तो इसमें आपका तो एक शारीरिक विकास कम हो रहा है।
और सामाजिक विकास, क्योंकि 4 ही लोग बैठ के खेल रहे हैं, कभी-कभी 2 ही लोग बैठ के खेलते हैं, तो आप 10-12 लोगों से एक साथ नहीं मिल पा रहे, 2-2 टीम से एक बार एक साथ आप अपने आप को रिलेट नहीं कर पा रहे, साथ में एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, आपका एक दूसरे से कोई किसी तरह का रिलेशन नहीं हो रहा है, फ्रेंडशिप वाला ही सही बट हो नहीं रहा, तो ये संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। परंतु कोई बालक पैरों से अक्षम है तो उसके लिए कैरम बोर्ड का खेल ही सर्वोत्तम माना जाएगा, क्योंकि अगर पैरों से अक्षम है, वो बाहर खेल कूद नहीं कर सकता है, तो उसके लिए जो कैरम बोर्ड का खेल है, जिससे उनका थोड़ा मानसिक विकास तो होगा हमारे। परंतु कोई बालक पैरों से अक्षम है तो उसके लिए कैरम बोर्ड का खेल ही सर्वोत्तम माना जाएगा। इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि बालक सर्वांगीण एवं समग्र विकास को ध्यान में रखकर विकास संबंधी क्रियाओं का निर्धारण किया जाता है। इसी से हम लोग का जो भी बालक के लिए जो भी विकास कार्यक्रम किया जाता है, वो बालक का सर्वांगीण विकास को ध्यान में रख के किया जाता है, ताकि जिससे बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, उनका सर्वांगीण और उनका जो संवेगात्मक विकास है, वो सारा विकास उनमें पूरी तरह से हो, सर्वांगीण हो निर्धारण। इसलिए शिक्षक से अपेक्षा की जाती है कि विकास के क्षेत्रों में पारंपरिक आत्मनिर्भरता को पहचाने तथा उनके अनुसार क्रियाओं का संचालन करे, मतलब जिससे बालक अपना जो होता है सेल्फ डिपेंडेंट बन सके और उनके अनुसार ही उनका संचालन कर सके। नेक्स्ट है हमारा व्यवहारिक विशेषताएं। हम लोग ये देखेंगे कि इसमें जो हमारा शारीरिक विशेषताएं हैं, शारीरिक विशेषताएं के भी कुछ विशेषताएं हैं, जो शारीरिक विशेषताएं में विशिष्ट बालक की कुछ विशेषताएं हैं, जो कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। उसमें भी जो विशेषताएं हैं वो सेम पॉइंट इसमें भी हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, तो इसमें भी वो पॉइंट डाल सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि हर एक टॉपिक से तो पूछेगा नहीं। अगर शारीरिक पूछ रहा है तो मानसिक पूछेगा, अगर मानसिक पूछ रहा है तो संवेगात्मक नहीं पूछेगा, संज्ञानात्मक नहीं पूछेगा, अगर 2 पूछ रहा है तो फिर तीसरा चौथा सब नहीं पूछेगा। अगर आप सब डिफाइन करते हैं तो दोनों को अगर सेम पॉइंट दोनों में भी डालें तो आपका किसी भी तरह से गलत नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों के लिए सुटेबल है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है व्यवहारिक विशेषताएं, बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अधिगम अक्षम बालकों की व्यवहारिक विशेषताओं को ध्यान विकार एवं अति क्रियाशील विकार के रूप में देखा जा सकता है। ध्यान मतलब उनका मतलब किसी काम में ध्यान नहीं लगना, एक अवधान मान लेते हैं, रुकावट एक तरह से, ठीक है। और अति क्रियाशील या फिर बहुत जल्दी जल्दी करना किसी चीज़ को, 2 रूप में देख सकते हैं। सामान्य रूप से ध्यान विकार एवं अति क्रियाशील विकार दोनों ही अलग तथ्य हैं, दोनों अलग है, क्योंकि एक में है आपको किसी काम में मन नहीं लग रहा, अवधान आपका रुकावट हो रहा है, लेकिन एक में है अति क्रियाशीलता है कि वो हड़बड़ा के कर रहा है। परंतु यह दोनों ही एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। इनका अध्ययन पृथक रूप से भी किया जा सकता है तथा संयुक्त रूप से भी, मतलब इसको हम लोग अलग अलग भी पढ़ सकते हैं और साथ में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। इनका अध्ययन पृथक रूप से किया जा सकता है और संयुक्त रूप से। और ध्यान विकार का संबंध बालक की उन क्रियाओं से होता है जिन्हें वह उचित ध्यान ना देने के कारण असफल रूप में संपन्न करता है। मतलब किसी कार्य को अगर दिया जाए और वो ध्यानपूर्वक ना करे और उसमें असफल हो जाए, तो वैसे क्रिया को ध्यान विकार के रूप में जाना जाता है तथा परिणाम स्वरूप निराशा में डूब जाता है। मतलब अगर वो सफल नहीं हो पाता तो वो निराशा में डूब जाता है। जैसे एक साथ परीक्षा में प्रथम, ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट्स लिखने से यही आपको स्कोर करेगा। आप अगर उल्टा फुल्टा कुछ भी बात लिखते हैं तो स्कोर नहीं। ये सारे एग्जाम्पल हैं इसके कि हम लोग कैसे एक बालक को समझ सकते हैं, तो ये उदाहरण है, ये सब आपको डालना ही डालना है। जैसे एक साथ परीक्षा में प्रथम स्थान तो प्राप्त करना चाहता है, जैसे एक छात्र है वो परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त तो करना चाहता है, परंतु कक्षा कक्ष में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उसका ध्यान नहीं होता, तो इस स्थिति में उसके सफल होने की संभावना नहीं होती। मतलब कक्षा कक्ष में जब टीचर पढ़ाते हैं तो उसका ध्यान नहीं होता और उसको सफल नहीं हो पाता। इससे यह स्पष्ट होता है कि इस प्रक्रिया में छात्र बाहरी प्रभावों से विचलित होकर उचित एवं अनुचित का विचार किए बिना ही अपने कार्य को संपन्न करने लगता है। यानी कि वो सोचा भी नहीं कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इस सबको वो सोचा भी नहीं और सोचे बिना ही वो अपने कार्यों को करने लगता है कि हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे, बट उसका क्या अंजाम होगा इसको नहीं सोचता है कि हम अगर वो हमेशा प्रथम श्रेणी में आना चाहता है तो वो प्रथम हो पाएगा कि नहीं, ये सब नहीं सोचता है। बस उसके लिए वो कोशिश करने लगता है, आगे बढ़ने लगता है, कार्य को संपन्न करने लगता है। और कभी कभी वो लोग कुछ हमारे जो नकारात्मक है, नेगेटिव
की ओर जाते हैं। हम पहले भी बता चुके हैं कि विशिष्ट बालक नेगेटिविटी की ओर बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। इनफैक्ट जनरल जो हम लोग एकदम कॉमन हैं, वो हम लोग नेगेटिविटी किसी भी चीज़ को लेके, जैसे अगर एग्ज़ाम में पढ़ना हो और चीटिंग करना हो, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे चीटिंग को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। अगर इजीली चीटिंग अवेलेबल हो जाए तो वो आराम से वो प्रेफर करते हैं, बट पढ़ना थोड़ा कतराते हैं बच्चे, जनरली बच्चे, मैं सारे का बात नहीं कर रही हूँ, इसको अदरवाइज में नहीं लेने का। और इससे चिंताग्रस्त रहना तथा, और जैसे सिगरेट पीना, कुछ बच्चे होते हैं जो नेगेटिविटी की ओर चले जाते हैं, सिगरेट पीना, चिंताग्रस्त रहना तथा अवसाद का शिकार हो जाना। अति क्रियाशीलता विकार एक प्रकार का आवेगी संयोजन है। मतलब अगर आप किसी कार्य को बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं तो एक आवेगी, मतलब जोश में आना, आवेग में आके काम करना वाला है, ठीक है, आवेगी संयोजन है। जैसे कि जो कि बालक को अति संवेग एवं अति क्रियाशील बनाता है, कि मतलब बहुत जल्दी जल्दी किसी चीज़ में रिएक्ट करना, कार्य करना, जवाब देना, इस तरह का काम करते हैं वो लोग। इस स्थिति में बालक विचार कम करता है, क्रिया अधिक करता है, मतलब सोचते विचारते नहीं है, बस आया और काम करने लगते हैं, इस तरह का होता है। उदाहरणार्थ, कक्षा में शिक्षक द्वारा निर्देश दिया जाता है कि वह जो छात्र से प्रश्न करेगा वही छात्र उत्तर देगा। यानी कि मतलब टीचर जिस भी स्टूडेंट से क्वेश्चन करेंगे उन्हीं का वही स्टूडेंट को आंसर देना है। उससे पहला प्रश्न पहले के छात्र से पूछा, मतलब एक स्टूडेंट से वो छात्र पूछा, मतलब जो पहले बैठा हुआ था, लेकिन उसका उत्तर पीछे की पंक्ति से बैठे छात्र द्वारा बता दिया गया। मतलब जो पीछे बैठा छात्र था वो बता दिया इसका जवाब। उसने अपनी बारी की प्रतीक्षा करना उचित नहीं समझा और शिक्षक के डांट देने पर छात्र इतना चिढ़ गया कि अमर्यादित व्यवहार करते हुए कक्षा से बाहर चला गया। एक होता है कोई बच्चे, आप लोग क्लास में भी मतलब देखेंगे, जब आप, जैसे आप तो अभी प्रशिक्षु हैं, आप मतलब शिक्षक बनने वाले हैं, तो आप लोग जब ट्रेनिंग करेंगे कभी, या कभी भी आप स्कूल जाइएगा, क्लास जाइएगा, तो आप इस तरह के बच्चे से आप बहुत मिलेंगे। मैं वैसे बहुत मिली हूँ, आपको भी इस तरह के बच्चों के साथ ऑब्वियस ही बात है सामना करना ही पड़ेगा। शिक्षा के मतलब जब एक टीचर डांट देता है तो उनका जो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है उस पर आ जाता है बच्चों को, मतलब थोड़ा एक अपना ठेस लगता है उनको, दिल को, तो वो लोग अजीब सा व्यवहार करेंगे आपके साथ, खराब व्यवहार करेंगे, मतलब एक अपना लेवल से हट के अमर्यादित व्यवहार करेंगे और कक्षा से बाहर चले जाएंगे। इस उदाहरण में दो कार्य की क्रियाशीलता से संबंधित विकार से युक्त है। मतलब दो तरह की बात है। प्रथम, बिना पूछे प्रश्न का उत्तर देना, मतलब एक तो उससे पूछा नहीं गया था तो वो पहले वो डिसिप्लिन, अपना मैनर वो भूला, ठीक है, तथा शिक्षक के डांटने पर चिढ़कर अमर्यादित व्यवहार करना, तो ये दोनों बात है। इस प्रकार की अति क्रियाशील विकार में छात्र अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं रख पाता। क्या होता है जब इस तरह का, मतलब वो एक तो अति क्रियाशीलता था, मतलब किसी भी कार्य को करने का बहुत ज़्यादा जल्दी था। अति क्रियाशीलता मतलब यही है कि बहुत ज़्यादा जल्दी था, उससे पूछा भी नहीं किया था, वो अपने बारी का इंतजार भी नहीं किया, क्वेश्चन किसी और से पूछा गया, जवाब कोई और दिया। स्थिरता का अभाव पाया जाता है, मतलब उनमें थोड़ा सा एक स्थिरता नहीं होता है, ठीक है। इनके अनेक स्थितियों में उसके द्वारा किए गए कार्य अमर्यादित माने जाते हैं तथा उन कार्यों को सामाजिक एवं विद्यालयीय नियमों के विरुद्ध माना जाता है। मतलब ऐसे को अमर्यादित माना जाता है कि अच्छे मैनर का नहीं है, और विद्यालय के विरुद्ध माना जाता है कि विद्यालय में ऐसा नहीं चलेगा, मतलब इस तरह का डिसिप्लिन विद्यालय में नहीं चलेगा। हमारा आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और हमारा एक लास्ट टॉपिक शायद बच गया है, जो कि आपका संप्रेषण विशेषताएं हैं, यानी कम्युनिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। इससे पहले की जो व्यवहारिक विशेषताएं अभी अभी हम लोग जो पढ़े हैं, इसमें है विशिष्ट बालकों की कुछ विशेषताएं हैं। मतलब ये व्यवहारिक विशेषताएं, मतलब बिहेवियरल पर्सपेक्टिव से विशिष्ट बालकों में क्या कुछ जो विशेषताएं होते हैं उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और हम लोग एक हमारा लास्ट टॉपिक बचता है संप्रेषण विशेषताएं, कम्युनिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। ये भी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में ये कंप्लीट करेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक में ये कंप्लीट करने के बाद हम लोग यूनिट 2 के नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। और चलिए मिलते हैं हम लोग आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक में। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको वीडियो मिलता रहे और आपको ये हेल्प करता रहे। ये आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल है। मैं खुद यही सब पढ़ के अपना प्राइमरी लेवल का भी और सेकेंडरी लेवल का दोनों सीटेट में खुद क्वालिफाई कर चुकी हूँ। नो कोचिंग, कुछ भी नहीं, किसी का हेल्प नहीं, खुद से सेल्फ स्टडी करके, और बीएड का जो कोर्सेज होता है उस पर बहुत अच्छे से ध्यान देके, वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा है मेरे सीटेट को क्वालिफाई करने के लिए। वो दोनों ही मैं क्वालिफाई कर चुकी हूँ, इसलिए आपको भी बहुत हेल्पफुल होगा। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको पूरा वीडियो मिलता रहे।